Welcome to 8020 series. In this series, we are going to discuss UPSC prelims, 80% of the UPSC prelims syllabus through 20% PYQs. This is episode 13, in which we are going to discuss the PYQs of the President and the Vice President of India. मुझे आज ये रिकॉर्डिंग करते हुए इंट्यूशन लग रहा है कि ये आपका वन ऑफ द फेवरेट एपिसोड होने वाला है. आप मुझे लास्ट में जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या ये मेरा इंट्यूशन सही है या गलत. चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को. क्वेश्चन नंबर 1. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज. देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं बिफोर ये क्वेश्चन करूं. प्रेसिडेंट में यूपीएससी ने दो ही तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं, या तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन या प्रेसिडेंट की पावर्स. सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं दो टॉपिक से है. सो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, और इलेक्शन है तो इंपीचमेंट और साथ साथ पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट आपको क्लियर होनी चाहिए. वाइस प्रेसिडेंट में आज तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे यूपीएससी के पास काफी स्कोप है. चलिए क्वेश्चन पे आते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा इज अ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द फोरम फॉर हिज इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट का पार्ट नहीं है बट इलेक्शन का पार्ट है. चलिए बात करते हैं एक बार कि इलेक्शन एंड यहाँ पे इम्पीचमेंट कौन कौन है यहाँ पे. अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, इम्पीचमेंट में भी पार्ट लेते हैं. राज्यसभा इलेक्शन में भी पार्ट लेते हैं एंड इम्पीचमेंट में भी पार्ट लेते हैं. स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ना तो इलेक्शन में लेती है ना तो आपका इम्पीचमेंट में, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आपका इलेक्शन में पार्ट लेती है लेकिन इम्पीचमेंट में नहीं. सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज, बट इनके इम्पीचमेंट में वो पार्ट नहीं रखती. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. सो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यहां से हमें इलेक्टोरल कॉलेज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, ये 1996 के क्वेश्चन से. ठीक है. तो लोकसभा के अंदर पार्टिसिपेटिंग, यस, एंड इधर भी पार्टिसिपेशन, राज्यसभा पार्टिसिपेटिंग. लोकसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स आपके पार्ट नहीं लेते, बट इंपीचमेंट के अंदर नॉमिनेटेड मेंबर पार्ट लेते हैं, ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखना. राज्यसभा नॉट इन्वॉल्व नॉमिनेटेड मेंबर्स, बट इनके नॉमिनेटेड मेंबर इंपीचमेंट में पार्ट लेते हैं. वहीं पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट करती है इनके इलेक्शन में बट नॉट इन्वॉल्व इन दी इम्पीचमेंट, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉट इन्वॉल्व इन द इलेक्शन एज वेल एज इन इम्पीचमेंट. ये टेबल आपको दिमाग में, माइंड में एकदम क्लियर होनी चाहिए. यूपीएससी आगे भी स्टेटमेंट्स इसी टेबल से क्वेश्चन बनाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा. सो प्लीज ये बहुत क्लियर से हो जाना चाहिए. आप पॉज करके आराम से तसल्ली से अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि नॉमिनेटेड मेंबर यहाँ पे इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं होते. और दूसरी बात, आपके इम्पीचमेंट के अंदर लोकसभा राज्यसभा, चाहे वो नॉमिनेटेड हो चाहे वो इलेक्टेड मेंबर हो, दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं. स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी लेना देना नहीं है इन दी इम्पीचमेंट प्रोसीजर. अब बात कर रहे हैं थोड़ी सी इम्पीचमेंट की भी बात कर लेते हैं कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस होता क्या है. सबसे पहले इसका बेसिस क्या है. बेसिस है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होता है तो इम्पीचमेंट है. अब आइदर हाउस, कोई भी हाउस शुरू कर सकता है, इनिशिएट कर सकता है. वन फोर्थ ऑफ द मेंबर्स, वन फोर्थ ऑफ द मेंबर्स उस हाउस के, कहीं भी हो सकता है लोकसभा या राज्यसभा, वहां के वन फोर्थ मेंबर्स ये इनिशिएट करेंगे, वो चार्जेस लगाएंगे. उसके बाद एक 14 दिन का नोटिस जाएगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नोटिस जाएगा. उसके बाद उसी हाउस को आपको टू थर्ड मेजोरिटी से, टू थर्ड मेजोरिटी, वो भी मेंबर्स, टोटल मेंबर्स के टू थर्ड मेजोरिटी से, टोटल मेंबरशिप से उसको पास करना पड़ेगा. फिर देन ये सेकंड हाउस में जाएगा. सेकंड हाउस एक इन्वेस्टिगेट करेंगे चार्जेस को, और वहां पे भी मेजोरिटी ऑफ टू थर्ड मेंबर्स से पास होना चाहिए. अगर वो वहां से भी पास होता है तो उसके बाद प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट हो जाएगा. बस आपको इतना ही दिमाग में याद रखना है इम्पीचमेंट प्रोसीजर. बस ये याद रखना, मेजोरिटी, टू थर्ड मेजोरिटी, वो भी टोटल मेंबरशिप की. यहाँ पे प्रेजेंट वोटिंग वाला कोई सिस्टम नहीं है, टोटल मेंबरशिप के टू थर्ड, और वो भी लोकसभा राज्यसभा दोनों में. तो इट्स वेरी टफ, इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज उनकी पोस्ट ही इतनी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये याद रखना है. और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Consider the following statement. Consider the following statement in the electoral college for the presidential election in India. 2003 में ये क्वेश्चन.
द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इक्वल, मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर है, मतलब एमएलए की वैल्यू सेम होती है। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमएलए, ठीक है, असेंबली इक्वल्स, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली की इक्वल होती है। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इक्वल, ठीक है। थोड़ा सा ये इंटरप्रिटेशन इसमें दिक्कत हो सकता है, बट यस, अगर एक स्टेट की बात करें तो एक स्टेट के सभी एमएलए की वोट ऑफ द वैल्यू इक्वल होती है। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एक असेंबली के लेजिस्लेटिव के सारे मेंबर उसकी इक्वल होती है, ये बात तो सही है। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इक्वल्स, मतलब सभी पार्लियामेंट्रियंस की कितने हैं उनके भी वैल्यू इक्वल होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये सही है। देयर वर मोर देन 5000 मेंबर्स इन द लेटेस्ट इलेक्शन, ये 2003 का डेटा है, हमारे लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है और यहाँ पे ऑप्शन में भी नहीं है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 1 एंड 2, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे इंटरप्रिटेशन में एरर है, इशू हो सकता है, बट इतना समझो, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इक्वल्स, मतलब पर्टिकुलर स्टेट की इक्वल है। बट यही इंटरप्रिटेशन अगर आप ये ले लो कि भाई इलेक्टेड मेंबर, सभी इलेक्टेड मेंबर्स के अलग अलग स्टेट की वैल्यू अलग अलग होती है, अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो आप उसमें टेंशन लो। थोड़ा सा ये यहाँ पे लैंग्वेज इशू कह सकते हैं, थोड़ा सा उनको और अच्छे से इसको बनाना था, बट 2003 का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इशू उस समय रहता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा बनाया गया है लैंग्वेज के हिसाब से 2018 का। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, सभी स्टेट के एमएलए की वोट की वैल्यू वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। क्यों? वाई? बिकॉज हर स्टेट की पॉपुलेशन अलग होती है, हर स्टेट की पॉपुलेशन अलग है, इसीलिए यहां पे वेरी करेगी आपके एमएलए की वोट की वैल्यू। क्लियर है? द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के एमपी की वैल्यू ज्यादा है, मोर देन द वैल्यू ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर की। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ऐसा तो नहीं है, दोनों की इक्वल है, लोकसभा इज इक्वल टू राज्यसभा वोट ऑफ वैल्यू, ठीक है। हाँ ये बात सही है, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरी फ्रॉम द स्टेट स्टेट, व्हाई? ड्यू टू दी पॉपुलेशन, सबकी पॉपुलेशन अलग अलग है, उसी के हिसाब से वैल्यू ऑफ द वोट। अभी हम इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट पूछा है, सो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। ये देखो टू स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट सही है और एक स्टेटमेंट गलत, आप ये भी ऑब्जर्वेशन में रखना अपने ऑब्जर्वेशन में। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2023 का क्वेश्चन, पहले 2003 में पूछा, उसके बाद 2023 में पूछा। अब आप समझ गए होंगे अभी तक कि मैं क्या कहना चाहता हूं। द members nominated to the either house of the parliament or legislative assemblies of the states are also eligible to be included in the electoral college। ये बात समझ आ रही है? हमें पहले ही पता है नॉमिनेटेड मेंबर तो इलेक्टोरल कॉलेज में होते ही नहीं है, ये तो हमें बहुत पुराना 1996 के अंदर और 2003 सब में सिखा दिया है यूपीएससी ने ऑलरेडी, तो अब तो ये गलत नहीं करेंगे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है। हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स, जितने ज्यादा इलेक्टिव असेंबली की सीट्स होगी, सीट्स, ठीक है, हायर द वैल्यू ऑफ वोट। अभी तो हमने डिस्कस किया, यहां पे देखो इसी स्टेटमेंट का अगर आप इन्फ्रेंस निकालो तो आपको समझ आ जाएगा कि वैल्यू ऑफ द वोट वेरी करती है स्टेट टू स्टेट ड्यू टू दी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के कारण, सीट्स के कारण थोड़ी। ये बात समझ आ रही है? ये इतनी माइन्यूट आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिएगी, पॉपुलेशन का लेना देना है वैल्यू ऑफ वोट से, ना कि सीट से। तो सीट अगर ज्यादा होगी तो ये कहीं ना कहीं कम करेगी ना वैल्यू ऑफ वोट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, अभी हम सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, सो ये स्टेटमेंट भी गलत है। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ एमपी मध्य प्रदेश इज ग्रेटर दैट ऑफ केरला। ये कह रहा है कि एमपी के वैल्यू वोट ज्यादा है, वहां के एमएलए की वोट ज्यादा है एज कंपेयर टू केरला, ठीक है भाई। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। पुडुचेरी से ज्यादा है, अरुणाचल प्रदेश से ज्यादा है पुडुचेरी की, ठीक है। बिकॉज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स
इन दी पोडुचेरी, ठीक है, ये रेशियो जो टोटल पॉपुलेशन और टोटल इलेक्टिव सीट है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू अरुणाचल प्रदेश। समझाया भी है अच्छे से यूपीएससी ने, ठीक है, कि तुम समझ जाओ। अब देखो, मुझे ना तो ये पता और ना मुझे ये पता, सही बात है, मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं, मुझे तो ना इसका आइडिया ना इसका आइडिया। मुझे तो यूपीएससी के एक ट्रेंड का आइडिया है। ट्रेंड ये है कि सिमिलर स्टेटमेंट, सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट, ये दो सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट है, ठीक है, एमपी की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ भी दो स्टेट की बात हो रही है, यहाँ पे भी दो आपके, एक यूनियन टेरिटरी स्टेट, मतलब बात एक जैसी हो रही है, साउंड सिमिलर कर रहा है। दोनों में से कोई एक सही होने के चांसेस ज्यादा है और एक के गलत होने के चांसेस ज्यादा है। ऊपर के दोनों स्टेटमेंट गलत है। अब ये चांसेस ज्यादा है कि दोनों में से कोई एक सही होगा, तो मैं तो आंसर लगाऊंगा ओनली वन। क्लियर है, मुझे अंदर घुसना ही नहीं है कि एमपी में ज्यादा है कि केरला के ज्यादा है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं भाई किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है किसकी कम है, पुडुचेरी की ज्यादा है अरुणाचल की, मुझे नहीं पता, आइडिया ही नहीं है। तो मैं तो इस तरीके से डिसीजन लूंगा और ओनली वन आंसर कर दूंगा। मैं बहुत क्लियर करूंगा, आपको एग्जाम के अंदर भी यही अप्रोच अपनानी है, ठीक है। हमारा इतना दिमाग बड़ा नहीं है कि हम हर एक एक स्टेट की पॉपुलेशन हमें पता हो, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज की पॉपुलेशन पता हो, ठीक है, थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ से, बट इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि हम इतनी सब इन डेप्थ में चले जाएं। थोड़ा सा हमें यहाँ पे डिसीजन मेकिंग फास्ट रखना पड़ेगा। क्लियर, ये दो स्टेटमेंट आपको समझ आए होंगे। ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक तो सीट पे पूछेगा यूपीएससी आगे फ्यूचर में, कंफ्यूज करेगा, और दूसरा ये नॉमिनेटेड वाले में, ये दो ही यूपीएससी के तरीके आगे फ्यूचर में भी रहने वाले हैं। सो प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आए उससे पहले मैं आपको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं, ध्यान से समझना मेरी बात, जो भी मैं कहूं, ठीक है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की अगर हम बात करें, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब किस ऑब्जेक्टिव पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हम करवाते हैं। एक तो यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, कि एक यूनिफॉर्मिटी स्केल की यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट। दूसरा, पैरिटी बिटवीन द स्टेट एज अ होल, सभी स्टेट्स एज अ होल पैरिटी होनी चाहिए, एंड द यूनियन एट द इलेक्शन। ऐसा क्यों? बिकॉज प्रेसिडेंट स्टेट्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और यूनियन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं ना कहीं फेडरल एंटिटी है। सो पैरिटी बिटवीन द स्टेट्स एज अ होल एंड द यूनियन एट द इलेक्शन। अब होता कैसे है ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है, वो भी सीक्रेट बैलेट। अब ध्यान से समझना एक एक बात, मैं वर्ड से ही पूरा आपको इलेक्ट्रल कॉलेज इलेक्ट्रल सिस्टम समझाने वाला हूं, कॉलेज आपको बिल्कुल क्लियर है पहले से। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यह है कि रिप्रेजेंटेशन होगा बट एज पर देयर प्रोपोर्शन, मतलब जो भी रिप्रेजेंट करेंगे वो एज पर देयर प्रोपोर्शन, जितना उनका प्रोपोर्शन होगा, मतलब जितनी उनकी पॉपुलेशन होगी, जितनी उनका प्रोपोर्शन होगा, उसके हिसाब से उनका वैल्यू ऑफ द वोट होगा। इसीलिए सभी का वैल्यू ऑफ वोट डिफर होगा। क्यों? एंटिटीज, मतलब हर एक इलेक्टर का वोट का, वोटर का, यहाँ पे कह सकते हैं कि वोट की वैल्यू अलग होगी, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कैसे होगी, उनके प्रोपोर्शन से होगी, जितना उनका प्रोपोर्शन होगा उसके हिसाब से उनकी वैल्यू ऑफ द वोट होगी। इसीलिए वैल्यू ऑफ द वोट डिफर करेगी। जैसे एमएलए की अगर वोट की वैल्यू की बात करें, वो डिपेंड होती है पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। हर एक एमएलए की वोट ऑफ वैल्यू डिपेंड्स करती है पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, नॉट सीट ऑफ द स्टेट। याद रखना, कितनी सीट्स है वो मैटर नहीं कर रहा, कितनी पॉपुलेशन है वो मैटर करता है, याद रखना बात। क्लियर? एमएलए ऑफ सेम स्टेट, अगर सभी सेम स्टेट के एमएलए हैं तो उनकी इक्वल वैल्यू होगी वोट की। मान लो एग्जांपल, केरला के सारे जितने भी एमएलए होंगे उन सबके वोट की वैल्यू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इक्वल होगी, ये बात याद रखना। एमपी के वोट की वैल्यू इक्वल वैल्यू होगी, सभी एमपी के वोट की वैल्यू इक्वल होगी, याद रखना। एमपी चाहे वो लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो, उनकी वोट की वैल्यू एक होगी। लेकिन एमपी की वोट की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एमएलए की वोट की वैल्यू, ये भी याद रखना है, बस आपको ये बात याद रखनी है। अब इसी का मैं एप्लीकेशन आपको करके दिखाता हूं थ्रू फॉर्मूला। क्या कहते हैं? पहला फॉर्मूला है कि कैसे एमएलए के वोट की वैल्यू डिटरमाइन होती है। देखिए, वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट को हम यहां पे रखते हैं, ठीक है, न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में रखते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट में कितने एमएलए हैं
और उसके पूरे स्टेट की पॉपुलेशन अभी तो हम 1971 के सेंसस के हिसाब से रख रहे हैं, सो आगे देखेंगे चेंज होगा तो। और यहाँ पे 1000 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बहुत लंबी पॉपुलेशन होगी, लाखों में होगी, करोड़ों में होगी सॉरी। सो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो एक नंबर अच्छा सा आ जाएगा। क्लियर? सो ऊपर होगा पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, उसी के हिसाब से नीचे कितनी टोटल सीट्स है, ठीक है, वहां से एक एमएलए की वोट की वैल्यू आ जाएगी एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर। क्लियर है? इससे दो बातें निकल के आ रही है, देयरफॉर दो बातें निकल के आ रही है। पहली कि हर स्टेट के एमएलए की वैल्यू ऑफ द वोट इक्वल होगी, ये बात याद रखना, ठीक है, इक्वलिटी, ये बात याद रखना कि हर एक स्टेट के एमएलए की वैल्यू इक्वल होगी, बट सभी स्टेट्स की वैल्यू, सभी स्टेट्स के एमएलए की वोट की वैल्यू अलग अलग होगी, क्योंकि डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट क्या है। क्लियर? तो आपको समझ आया होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शन, जितना उनका प्रोपोर्शन है उसके हिसाब से उनकी वैल्यू ऑफ द वोट होगी। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमपी। अगर एमपी के वोट की वैल्यू की बात करें तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमने यहां से केरला का निकाल लिया, राजस्थान का निकाल लिया, एमपी का निकाल लिया, ठीक है, सबका निकाल लिया, इन सबको हम प्लस कर देंगे कि टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट सारी यहां पे लिख देंगे। फिर देखेंगे कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, तो लगभग 776 के हिसाब से होंगे अप्रोक्सीमेटली 776 लोकसभा राज्यसभा, तो 776 नीचे आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा टोटल वैल्यू सारे स्टेट्स की ऊपर लगा के प्लस करके, और फिर हमें मिल जाएगी। इससे हमें क्या इन्फ्रेंस निकल रहा है इस पूरे आपके फॉर्मूला से, एक तो निकल रहा है कि लोकसभा एंड राज्यसभा के वोट की वैल्यू इक्वल है, और दूसरा एक एमएलए की वोट की वैल्यू कम है किसके, एमपी के वोट से। बस ये बात याद रखनी। क्लियर है? तो ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब। अब बात आती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब है ईच वोटर हैव वन वोट, बट दैट वोट कैन बी ट्रांसफर्ड, मतलब जो उसका वोट है वो समय आने पे इफ नीडेड समय आने पे वो वोट कहीं ना कहीं आपका वो ट्रांसफर भी हो सकता है। अब वो ट्रांसफर कैसे होता है उसको समझते हैं आगे, इलेक्ट्रोल कोटा और देन कैसे ये वोट ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रोल कोटा क्या है, सबसे पहले डिसाइड करेंगे कोटा क्या है। तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड, मतलब टोटल कितने वैलिड वोट्स है, ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे बाय 2 एंड +1, तो लगभग 51% हो गया आपका, मोटा मोटा बात कि जितने भी होंगे उसका 51% जिसके पास वोट मिल जाएंगे, जिस कैंडिडेट को वोट मिल जाएंगे वो जीत जाएगा आपका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब देखो ये है बैलेट पेपर, बैलेट पेपर 1, बैलेट पेपर 2, बैलेट पेपर 3 एंड बैलेट पेपर 4। ठीक है, तो पहले बैलेट पेपर में क्या है कि ये कैंडिडेट के नाम है ए बी और सी। ठीक है, तो ए को इसने प्रेफरेंस देनी है। अब यहाँ पे क्या वर्ड है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यहाँ पे क्या होता है, प्रेफरेंशियल इलेक्शन होता है, मतलब प्रेफरेंस देना है। सो ए को मैंने, मतलब जो बैलेट पेपर 1 वाला है उसने सेकंड प्रेफरेंस दी है, बी को इन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, और सी को इन्होंने थर्ड प्रेफरेंस दी है अपनी। मान लो 3 यहाँ पे आपके इलेक्टर है, 3 यहाँ पे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स है, तो उसके हिसाब से इन्होंने प्रेफरेंस दे दी। सेकेंड ही सिमिलरली आपके बैलेट पेपर 2 वाले ने थर्ड प्रेफरेंस दी है ए को, बी को दी है फर्स्ट प्रेफरेंस एंड सी को दी है सेकेंड प्रेफरेंस। ऐसे ही 1 2 3 और ऐसे ही 2 1 3। जब सबको देखा गया तो क्या निकला सामने, देखो सामने ये निकला कि ए को फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट मिले हैं 1, सेकंड प्रेफरेंस के वोट मिले हैं 2 और थर्ड प्रेफरेंस के मिले हैं 1। बी को मिले हैं फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट के 3, ठीक है, और सेकंड प्रेफरेंस में 1 और थर्ड प्रेफरेंस में तो इन्होंने किसी ने रखा ही नहीं है, तो बी यहाँ पे जीत के काफी करीब है। सी के अंदर क्या हुआ, इनको फर्स्ट प्रेफरेंस में तो किसी ने रखा नहीं, सेकंड प्रेफरेंस में 1 वोट मिला एंड थर्ड के अंदर 3 वोट इनको मिले हैं, थर्ड प्रेफरेंस ही लास्ट प्रेफरेंस इनको मिली। अब होगा क्या, अगर बी जो है वो 51% के कोटा को क्लियर करते हैं, ठीक है, ये तो हमने जस्ट एक एग्जांपल लिया है, अगर वो क्लियर करते हैं तो वो जीत जाएंगे। नहीं जीतते मान लो, तो यहाँ पे सी सबसे पीछे रहने वाले हैं, तो इनका जो सेकंड प्रेफरेंस का वोट होगा, ये फर्स्ट नंबर एक वोट है, ये वोट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। किसने दिया इनको वोट, ये देखो ये रहा, ये बैलेट पेपर नंबर 2, ठीक है, इन्होंने सी को
सेकंड प्रेफरेंस में रखा है। क्लियर? तो अब इनका वोट मिल जाएगा इनका फर्स्ट प्रेफरेंस को। फर्स्ट प्रेफरेंस इन्होंने बी को दिया है, तो बी को एक एक वोट ऐड हो जाएगा, ये बात याद रखना। सो मतलब सीधी सीधी कहने की बात ये है कि सी का यहाँ पे जो उन्होंने सेकंड प्रेफरेंस वोट रखा था अपना, वो सेकंड प्रेफरेंस वोट यहाँ पे सी का जो उसके फर्स्ट प्रेफरेंस वाले बैलेट पेपर वाला होगा उसको वोट मिल जाएगा। ये सिंपल सा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है, और इसी चलता रहेगा। और आगे जाके जो 51% के कोटे को सबसे पहले क्लियर करेंगे वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत जाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रल डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट ही यहाँ पे सर्वे साहा है। अगर कोई डिस्प्यूट होती है इलेक्ट्रल डिस्प्यूट, तो उसका निवारण करेंगे सुप्रीम कोर्ट, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये बात याद रखनी है, यूपीएससी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये था बेसिकली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। हालांकि हमारा इंडिया का जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, इसका भी क्रिटिसिज्म ये है कि ये प्रॉपर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, ये प्रेफरेंशियल रिप्रेजेंटेशन है, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट भी कहीं ना कहीं मिसनॉमर है। बट ठीक है, अभी तक के लिए हम यही समझते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वो भी सीक्रेट बैलेट, ना कि यहाँ पे ओपन बैलेट। ओपन बैलेट होता है राज्यसभा के अंदर। अब आप मुझे बताएंगे, आपका होमवर्क है कमेंट बॉक्स में, क्या शुरू से मतलब फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्या ओपन बैलेट था राज्यसभा को हमेशा के लिए, या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से उनको ओपन बैलेट मिला है? अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जहां से राज्यसभा के इलेक्शंस को ओपन बैलेट के थ्रू किया गया? ये है आपका क्वेश्चन होमवर्क के लिए। अब आप करते हैं एक क्वेश्चन और, बट वो इलेक्शन का थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है जो हम पहले देख रहे थे। अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ते हैं। इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखो अभी हमने देखा ना इलेक्टोरल कॉलेज कौन है, सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे इलेक्टोरल डिस्प्यूट, सॉरी, सो डिस्प्यूट कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट। इफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑल एक्ट्स डन बाय हिम in his performance of duties in his office of the president before the date of the decision become invalid। वो became बन जाएगा invalid हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या ये सही है, पॉसिबल है या नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट, इलेक्शन for the post of the president of India can be postponed on the ground that some legislative assemblies have been dissolved and the election are yet to take place। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली सोचते हैं। When the bill is presented to the President of India, the Constitution prescribe time limits। Constitution prescribe कर रहा है कितना time limit within which he or she has to declare his assent। ठीक है, अब चलो एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या मतलब है। पहला कह रहा है कि मान लो ये प्रेसिडेंट है, ठीक है, और इनका ये टेन्योर है पूरा, ये टेन्योर है, ठीक है, 5 साल का टेन्योर है। और मान लो जब 4 साल कंप्लीट हुए उसी टाइम ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उन्होंने कहा कि भैया ये तो इनवैलिड है, इनका जो इलेक्शन था वो तो इनवैलिड है। तो अब इन्होंने जो ये 4 साल के अंदर जितने भी साइन किए हैं, एसेंट दिए हैं, क्योंकि आपको ये पहले से ही पता है, ये आपको क्या पता है कि कोई भी बिल तभी एक्ट बनेगा जब प्रेसिडेंट का साइन वहां पे होगा। अब मान लो 4 साल के अंदर उन्होंने कितने बिल्स पे साइन किया है, तो सोचो कि 4 साल के ये सारे बिल इनवैलिड हो जाएंगे। प्रैक्टिकली बहुत ही वियर्ड लग रहा है, बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल लग रहा है। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये बात याद रखना। क्लियर है? सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं उसको भी समझो, प्रैक्टिकली सोचो। इंडिया में आए दिन इलेक्शन होते हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, अभी हमारे दिमाग में चल रहा है, हम सोच रहे हैं उस पर, अभी तक तो रियलिटी नहीं है। सो फर्स्ट, अगर वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, मतलब हर हर 6 महीने में इलेक्शन हो रहे हैं। मान लो कि हमने पर्टिकुलर कोई स्टेट ए का इलेक्शन अभी होना बाकी है, ठीक है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, सोचा यार चलो उस स्टेट का करवा देते हैं, तो पता चला कोई बी खड़ा हो गया कि भैया मेरा भी तो अभी 2-3 महीने बाद स्टेट में है ना इलेक्शन हो जाए, उसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कर देंगे। फिर बी का जब करवा देंगे उसके लिए वेट कर देंगे, तो फिर सी वाला कह देगा कि नहीं, थोड़ा सा यार 4-5 महीने की बात और है, मेरा और हो जाएगा, फिर सारा मिलके ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कर देंगे। अरे भाई, ये तो रोज के रोज यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, क्या ये बिल्कुल फिजिबल है? अरे उस टाइम जितने जहां पे जो बने हुए हैं बस उनका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कॉलेज में होंगे, बाकी नहीं होंगे, ये बात क्लियर रखो। तो ये स्टेटमेंट में गलत है कि उनके लिए रुकेंगे। पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन
on the ground that some legislative assembly have been dissolved and election are yet to take place. नहीं, उनका वेट नहीं करना हमें, ठीक है, प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करना है, हमें वैक्यूम क्रिएट नहीं करना और बहुत डिले भी नहीं करना. क्लियर. थर्ड कह रहा है व्हेन बिल प्रेसिडेंट टू डू इंडिया, टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन. अरे भैया, कॉन्स्टिट्यूशन टाइम लिमिट और दे रहा है. कॉन्स्टिट्यूशन खुद टाइम से मतलब कितना लेट बना, ठीक है, उसमें भी वो ये टाइम लगाया कि कितना टाइम इस चीज को लगेगा. मतलब ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना. अगर वो हर एक ऐसे प्रोविजन की टाइम लिमिट सेट करने लग जाए तो इसका खुद का टाइम मुझे लगता है कि कम से कम 10 साल हो जाता. इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 10 साल लग जाते. क्लियर. तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. तो करेक्ट आंसर पूछा है तो नन होगा इसका आंसर. ये बात याद रखना. क्लियर. बहुत ही कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकलिटी चाहिए, आपको प्रैक्टिकली सोचना है. मैं नहीं कह रहा कि आप रटो इनको, कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा लिखा होगा नहीं होगा. नॉलेज से करोगे तो शायद गड़बड़ कर सकते हो, ठीक है. आप सोचोगे कैन भी है तो पोस्टपोन कर ही देंगे ऐसा. अरे ये नहीं सोचना भाई, प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है वो सोचना है. प्रैक्टिकलिटी वेरी इंपॉर्टेंट है. पॉलिटी रट्टा नहीं है. पॉलिटी में प्रैक्टिकल, आप कितना प्रेगमेटिक सोचते हो वो इंपॉर्टेंट है. सो ऑप्शन नन होगा यहाँ पे आंसर. क्लियर है. अब समझो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा इस एक स्टेटमेंट में दिया हुआ है. इस मुद्दे को मुझे सॉल्व करना है. समझो, मुद्दा कह रहा है कि व्हेन बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट विद इन विच ही और शी डिक्लेयर हिज एसेंट. सवाल उठता है कि ये जो प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है ये मुद्दा कभी डिबेट में रहा है. अगर ये डिबेट में रहा है तो इसकी डिबेट को भी क्लियर करना पड़ेगा. फ्यूचर में ये डिबेट हमारे लिए काम आ सकती है और हमें अंडरस्टैंडिंग दे सकती है. पहले इस डिबेट को समझ लो, ठीक है. पहले मैं इन तीनों स्टेटमेंट का बता देता हूं एक बार रेफरेंस, फिर मैं इस डिबेट को आपको समझाता हूं. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 71 क्लॉज 2, इफ इलेक्शन ऑफ पर्सन ऑफ प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड by Supreme Court, act done by him or her is performance of their duty or before the date of decision shall not be invalidated. हमने बात कर ली है, ठीक है. आर्टिकल 62 clause 1 mandated that the election to fill vacancy must be completed before the expiration of his term, ठीक है. And article 71 clause 4 further clarify that election cannot be questioned or postponed on the ground any vacancy in the electoral college such as dissolved legislative assembly. ये भी हमने बात कर ली है. Article 111, when a bill is presented to the president, the constitution does not prescribe time limit within which they must declare assent. This allow for what is commonly known as pocket veto. In late 2025, the Supreme Court reaffirmed that it cannot judicially impose timelines on the president or governors for granting assent. ध्यान से सुनना इस बात को, मैं इसी डिबेट की बात आपसे करने वाला हूं. क्या कहा है कि 2025 के लेट में, मतलब नवंबर दिसंबर में ये बात कही गई है. सुप्रीम कोर्ट ने भी, भाई उनसे भी पूछा गया कि आप ही बता दो यार कोई टाइम लिमिट सेट करें कि नहीं करें. तो उन्होंने रीअफर्म्ड किया दैट इट कैन नॉट जुडिशियली इम्पोज, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर है, हम जुडिशियली इम्पोज नहीं करेंगे टाइमलाइन ऑन द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर फॉर ग्रांटिंग एसेंट. ये बात याद रखना. तो अब ये मुद्दा क्या था इसको ध्यान से समझना. बैकग्राउंड क्या है मुद्दे का? बैकग्राउंड है सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स कंप्लेंट ऑफ द गवर्नर्स डिले इन ग्रांटिंग असेंट द बिल, ठीक है. लाइक सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ट्राई टू. अब उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार हमें एक रीजनेबल टाइमलाइन बनानी चाहिए. इंट्रोड्यूस आइडिया ऑफ डीम्ड असेंट. अब डीम्ड असेंट का मतलब क्या है कि मतलब अगर मान लो एक सर्टेन टाइम लिमिट तक अगर बिल साइन नहीं किया जाता तो माना जाएगा कि वो आपका बिल पास है, वो डीम्ड असेंट है, मतलब साइन कर दिया है उन्होंने. अगर वो करे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो ये डीम्ड, ये माना जाएगा कि भैया असेंट हो गया. इस पे कहीं ना कहीं ये बात, ये इस केस में बात की गई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा हम ट्राई करते हैं कि कोई रीजनेबल टाइमलाइन और डीम्ड असेंट का कॉन्सेप्ट करते हैं. अब इससे क्या कंसर्न हुए? जुडिशियल ओवररीच, separation of power and discretion of constitutional authority. To clarify this constitutional question, अभी क्वेश्चन थे द प्रेसिडेंट ने इन्वोक किया आर्टिकल 143. अब आर्टिकल 143 क्या है? इसे बोलते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस. आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है. प्रेसिडेंट में सीक सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन. प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन लिया क्या कि क्वेश्चन और लॉ और फैक्ट पे ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस. सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन यहाँ पे नॉन बाइंडिंग होता है बट हैज अ हाई परस्यूसिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू. अब क्वेश्चन क्या यहाँ पे प्रेसिडेंट ने रखे वो सुनो ध्यान से. 5 क्वेश्चन यहाँ पे रखे प्रेसिडेंट ने. कैन कोर्ट फिक्स टाइमलाइंस फॉर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर अंडर आर्टिकल
200 and 201, ठीक है, प्रेसिडेंट ने खुद ही पूछ लिया कि भैया आप बता दो, ठीक है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि गवर्नर और ये सब यूनियन जो है, यूनियन गवर्नमेंट ने कहा कि भैया आप पूछो, इससे इसी को बेसिस बनाएंगे आगे अगर हम पे किसी ने सवाल उठाया तो, ठीक है। तो उन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ले लिया कि क्या टाइमलाइन फिक्स कर सकते हैं, कोर्ट के पास ये पावर है, ये सवाल पूछा उनसे। इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीम असेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड? क्या इंडिया के अंदर डीम्ड असेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? आर डिसीजंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑन बिल्स जस्टिसेबल? ठीक है। कैन कोर्ट्स यूज आर्टिकल 142 टू ओवरराइड कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस? अब आर्टिकल 142 होता है कंप्लीट जस्टिस, ठीक है। कहीं भी ऐसा लगता है कि भाई आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस नहीं हुआ, तो वहां पे उसका यूज करके जुडिशियल रिव्यू इन्वोक कर देती है कोर्ट, ठीक है। तो क्या ये कैन कोर्ट यूज आर्टिकल 142 टू ओवरराइड कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस? मतलब ये जो साइलेंस बनी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस टाइम लिमिट के ऊपर, तो क्या कोर्ट यहाँ पे आर्टिकल 142 को यूज कर सकता है? ठीक है। तो यहाँ पे दो सवाल तो कोर्ट से ही पूछ रही है, क्या तुम टाइमलाइन फिक्स कर सकते हो, उसी से पूछा, और उसी से ही पूछा कि क्या तुम आर्टिकल 142 भी यूज करोगे अगर तुम्हें लगेगा कि। तो अब इनके आंसर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द एसेंट रिलेटेड मैटर्स? इसमें अब जुडिशियल रिव्यू का क्या सीन है? मतलब कोर्ट से ही प्रेसिडेंट ने पूछ लिया कि भैया तुम ही बता दो कि तुम्हारी क्या पावर है, तुम्हारी भी पावर बता दो। और ये जो डीम्ड एसेंट का कॉन्सेप्ट है, प्रेसिडेंट गवर्नर का जस्टिसेबल है नहीं है, सब कुछ पूछ लिया प्रेसिडेंट ने ये 5 क्वेश्चन में। अब इनका आंसर क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान से सुनना। व्हाट डिड सुप्रीम कोर्ट सेज नवंबर 20 2025 का ये ओपिनियन है। ऑन 20 नवंबर 225 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। अब देखो 5 जज ही बनेगी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में, ये बात याद रखना, ठीक है। इसका आर्टिकल मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन से आर्टिकल के अंदर डायरेक्टली लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 जजेस की ही होगी, ये बात याद रखना, ठीक है। डिलीवर्ड इट्स ओपिनियन प्रेसिडेंट रेफरेंस, ये था 16th इंडिया की हिस्ट्री का 16th प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था। अब देखो ध्यान से सुनना इनके आंसर क्या दिए। कोर्ट कैन नॉट प्रिस्क्राइब फिक्स्ड टाइमलाइन। कोर्ट ने कहा भाई हम तो टाइमलाइन फिक्स नहीं कर सकते। अर्लियर कोर्ट का ये था कि नहीं नहीं हमें रीजनेबल टाइमलाइन रखनी चाहिए, देखो यहाँ पे ये बात कही, लेकिन बाद में नहीं 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 हम टाइमलाइन नहीं कर सकते। द कोर्ट सेड नो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर इम्पोजिंग यूनिवर्सल डेडलाइन on governor and president for granting, withholding or returning bill passed by legislature. The constitution does not mention such timeline. Fixing them would be conflict of its scheme. Clear है? तो इसका आंसर दे दिया कि नहीं हम तो टाइमलाइन फिक्स नहीं करेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ डीम असेंट इज इनकम्पेटिबल विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डीम असेंट वाला आइडिया ही नहीं है, तो फ्लॉड आइडिया है, ठीक है, सीधी सी बात है। तीसरा का एक ही बात को मानी, गवर्नर एंड प्रेसिडेंट कैन नॉट सिट ऑन द बिन्स इनडेफिनिटली। ये कोर्ट ने जरूर माना कि इनडेफिनेटली जो है वो गवर्नर और प्रेसिडेंट सिट नहीं हो सकते बिल पे। एट द सेम टाइम क्या कहा, ओपिनियन हेल्ड दैट प्रोलॉन्ग्ड इनएक्शन इज अनएक्सेप्टेबल, इट फ्रस्ट्रेट द विल ऑफ द लेजिस्लेचर, दिस लीव्स रूम फॉर द लिमिटेड, यहाँ पे वर्ड क्या है, लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, where malice and unreasonable delay is shown but not for setting blanket deadlines। मतलब थोड़ा सा अपना लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू वाला यहाँ पे गेम रख दिया कि अगर मान लो कभी कोई ऐसा केस आ जाए जहां पे बहुत ज्यादा गलत तरीके से बिल को रोका गया, तो वहां पे इंटरवीन भी कर सके कोर्ट, उस समय जुडिशियल रिव्यू को, लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू को इन्वोक कर सके। फोर्थ क्वेश्चन में द प्रेसिडेंट नीड नॉट कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट इन एवरी केस। प्रेसिडेंट को हर जगह जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे बोलने की। इट्स अप टू द प्रेसिडेंट डिस्क्रिशन, द कोर्ट एडवाइज अंडर आर्टिकल 143 इज ओनली एडवाइजरी नॉट बाइंडिंग। क्लियर है? फिफ्थ क्वेश्चन, decision under article 2 200 and 201 are generally not justiciable before the bill becomes a law. So the court emphasizes that the merits of executive decisions about assent cannot be examined by the court before the bill becomes a law. ये बात समझ आ रही है? तो उसके मेरिट्स देख ही नहीं सकते, अगर वो लॉ बनेगा तब हम देखेंगे जुडिशियल रिव्यू अगर होगा कि नहीं होगा, बट वो तो अभी बिल है, एसेंट के लिए तो बिल आया है, कोई एक्ट तो आया नहीं। जब साइन होगा तभी फिर उसके बाद देखेंगे कि भैया वो लॉ सही था कि नहीं था, उससे पहले अपना कोई रोल नहीं है, ये कोर्ट ने पल्ला झाड़ दिया। क्लियर? तो ये डिबेट वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी मेंस में भी काफी इंपॉर्टेंट है, प्लस प्रीलिम्स के अंदर क्या यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूं। ये 16th प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर प्रीलिम्स एग्जाम ऑल्सो। ये तो लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू याद रखना। बात यहीं पे ग्रीन झंडी दिखाई है और सब जगह रेड 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 पॉइंट है। ये 5 क्वेश्चन के जवाब इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपने एडवाइजरी ओपिनियन में दिए हैं, ये बात याद रखना।
क्लियर है? आई होप आपको समझ आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, who of the following shall cause every recommendation made by the finance commission to be led before each house of the parliament? ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. ठीक है, सिंपल है, प्रेसिडेंट की यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर. बट अब सवाल उठता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन कौन सी रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट में लेड करता है, हमें वो भी जानना है एक ही जगह पे. ठीक है, उससे पहले एक क्वेश्चन और कर लो 2012 का, यहां भी देख लेते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉज टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन फाइनेंस कमीशन. ठीक है, अभी क्वेश्चन आया था, ये तो दे लो. ठीक है, ये तो आ ही गया 2010 का 12 में एक स्टेटमेंट, ये तो सही है. तो रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, कैग की रिपोर्ट एंड नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट. ध्यान से समझो, पैक की रिपोर्ट प्रेसिडेंट क्यों रखेंगे, ये बात समझो. समझो, क्योंकि ये तो उनके पार्लियामेंट के इंटरनल मैटर है. ठीक है, पैक को अपनी बात कहनी है सीधा पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट का ही पार्ट है. तो ये प्रेसिडेंट क्यों रखेंगे, ये समझो बात. तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगा. ठीक है, ओनली वन हो नहीं सकता, कैग की रिपोर्ट भी रखते हैं एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट. तो 1, 3, 4 आंसर होगा, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर, ये बात याद रखना. क्लियर? अब यहां से आप क्लियर कर लो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो प्रेसिडेंट लेड करते हैं बिफोर दी पार्लियामेंट. क्लियर? एक तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूनियन बजट, आर्टिकल 112, प्रेसिडेंट की ड्यूटी है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की, मतलब लेड करने की पार्लियामेंट के आगे. ठीक है, नॉट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट. इस पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है. ठीक है, कैग की रिपोर्ट आर्टिकल 151, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट 281, यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट 323. ठीक है, ऑफ स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आर्टिकल 350 बी क्लॉज बी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस, इन सब की रिपोर्ट, यही रिपोर्ट्स है जो आपकी प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के बिफोर रखता है. इस पे फिर से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, पहले से ही क्लियर करके दिमाग में चलो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, इसमें कौन सा करेक्ट है. द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू. देखो, खुद एग्जामिनर क्या कर रहा है आपको, मतलब क्वेश्चन को गलत करने की, मतलब कहीं ना कहीं लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, अभी हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ये वर्ड यूज करता है ना, लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू इस सेंस के अंदर. तो सेम उसी तरीके से मैं आपको कह रहा था कि उसमें भी एक स्टेटमेंट बन सकता है और लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू कर देगा, तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्ट टू लिमिटेड जुडिशियल पावर, ये बिल्कुल सही है, पार्डनिंग पावर से रेफरेंस में. द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. कैसे मान लूं ये बात, मैं कैसे मान लूं कि प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस विदाउट द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. मैं मजाक के रूप में बोल रहा हूं, बट इवन प्रेसिडेंट को अगर नेचर्स कॉल भी आ रहा है ना, तो भी वो आपके एडवाइस करेंगे, एडवाइस लेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कि मैं जाऊं कि ना जाऊं. इस तरीके से प्रेसिडेंट्स की पोस्ट है हमारे इंडिया में. क्लियर? तो यहाँ पे लगभग लगभग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से ही प्रेसिडेंट चलते हैं, ये बात दिमाग में रखो, क्योंकि यही हमारा सिस्टम है. सो ये बिल्कुल गलत है. कुछ ही जगह पे डिस्क्रिशनरी पावर है, बाकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है प्रेसिडेंट के पास. ये हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जो हम गवर्नर, मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में गवर्नर डिस्कस करूंगा, उसमें प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की दोनों की आपको डिस्क्रिशनरी पावर को एक्सप्लेन करूंगा वहां पे. बट यहाँ पे बहुत लिमिटेड डिस्क्रिशनरी पावर है. सो बिना एडवाइस के सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो स्टेटमेंट गलत है. सो आंसर होगा ओनली वन. तो यहाँ पे भी देख लो, दो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, एक सही है और एक गलत. ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है. क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट याद रखो कि भैया बिना एडवाइस के तो कुछ नहीं होना. क्लियर? सो ये देखो ध्यान से, यहाँ पे कहा हुआ है मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड इप्रू सुधाकर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश रूल दैट द क्लेमेंसी डिसीजंस आर सब्जेक्ट टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू. ये केसेस में बोला है. ठीक है, आर्टिकल 72 इज रिलेटेड टू द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. एंड सेकंड स्टेटमेंट की बात करूं, तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली क्लियरिफाई किया है, प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज द पार्डनिंग पावर इंडिपेंडेंटली और इट्स ओन पर्सनल डिस्क्रिशन. मतलब चुपचाप उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछना ही पड़ेगा, ये बात याद रखना. क्लियर है? अब ये लास्ट क्वेश्चन है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, एक ही क्वेश्चन पूछा है 2008 के अंदर. मोहम्मद हिदायतुल्लाह
ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा एंड शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, इनमें से कौन कौन से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं? देखो, मुझे तो इतना पता है कि फखरुद्दीन अली अहमद तो नहीं, क्लियर, क्योंकि ये प्रेसिडेंट थे उस टाइम, और उससे पहले वाइस प्रेसिडेंट तो मैंने कभी पढ़ा नहीं पॉलिटिकल हिस्ट्री में। तो फखरुद्दीन अली अहमद ये इमरजेंसी के टाइम पे, जो इमरजेंसी को साइन किया था, इंदिरा गांधी टाइम की जो इमरजेंसी लगी थी, जो कंट्रोवर्शियल है अकॉर्डिंग टू शाह कमीशन, सो वो साइन किया था फखरुद्दीन अली अहमद ने। तो वाइस प्रेसिडेंट ये नहीं रहे, आई है मुझे जहां तक आइडिया है। तो ये दो स्टेटमेंट तो गलत है। अब आता है 1 and 4 एंड 3 and 4। ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी एंड शंकर दयाल शर्मा, शर्मा जी रहे हैं, ये बात सही है। नीलम संजीवा रेड्डी वो पोस्ट के लिए थे, लेकिन नहीं, ये नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1 and 4। ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्ला एंड शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर हियर। एक बार वाइस प्रेसिडेंट की मैं लिस्ट दिखा देता हूं, आप ध्यान से देख लो और समझ लो। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, फिर जाकिर हुसैन, उसके बाद वीवी गिरी, उनके बाद आपके जीएस पाठक, उनके बाद बीडी जट्टी, उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्ला, फिर वेंकटरमन, ठीक है, शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, फिर के आर नारायण जी, उसके बाद कृष्णकांत, उसके बाद जी ये आपके भैरव सिंह शेखावत, ठीक है, मोहम्मद हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू, ठीक है, जगदीप धनकर एंड सीपी कृष्णन, अभी प्रेसिडेंट 2025 से करंट वाइस प्रेसिडेंट। कुछ की फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, ओनली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड हमीद अंसारी सर्व्ड 2 full terms, 10 years each। ठीक है, 10-10 साल तक, 2 टर्म, ये सिर्फ 2 ही वाइस प्रेसिडेंट है जिन्होंने पूरे किए हैं। ये बात याद रखना है, ये फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड, एलिवेंशन टू प्रेसिडेंसी, 6 ऐसे वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं जो आगे चलकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं, जैसे राधा कृष्णन, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं। जाकिर हुसैन जी, उसके बाद वीवी गिरी जी, यहाँ पे वेंकट रमन जी, शर्मा जी और के आर नारायण साहब, ये सारे लोग पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं और देन इवेंचुअली बिकम दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वेरी गुड, ये याद रखना है आपको, है ना, ये क्वेश्चन बन सकता है कभी भी फ्यूचर में। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट, ये हमें पता है, अभी तक यही क्वेश्चन है। बट मैं कहूंगा कि यूपीएससी का यहाँ पे काफी स्कोप हो सकता है फ्यूचर के अंदर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो जो लोग 2026 के लिए प्रिपेयर करें, एटलीस्ट वो वाइस प्रेसिडेंट को जरूर से पढ़ें, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट अभी नए यहाँ पे बने हैं, उन्होंने रिजाइन किया है, तो 15th आपके वाइस प्रेसिडेंट है। और उसके बाद के लोग भी इसको एक बार थोड़ा बहुत पढ़ें जरूर, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में क्वेश्चन कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे बिल्कुल भी छोड़ दें। ठीक है, सो नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे एपिसोड 14 में गवर्नर, वेरी